Polity chapter 1, we are discussing about power sharing, and we try to understand the concept of power sharing and what is the main provisions made by the various countries to share their power despite of various communities and despite of ethnic variations seen in the countries. Let's see and let's look, and we are reading about Belgium and Sri Lanka. बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप. बेल्जियम एक बहुत छोटा सा देश है यूरोप में. स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा. हरियाणा से भी छोटा, यानी अपने कह सकते हैं कि हरियाणा राज्य से भी छोटा उसका पार्ट है, या हम कह सकते हैं कि ज्योग्राफिकल अगर बाउंड्री के हिसाब से देखा जाए तो हमारे भारत देश के हरियाणा राज्य से भी छोटा देश है बेल्जियम. इट हैज़ बॉर्डर्स विद फ्रांस. ये अपनी बॉर्डर शेयर करता है फ्रांस के साथ, नीदरलैंड के साथ, जर्मनी के साथ और लग्जमबर्ग के साथ. इट हैज़ ए पॉपुलेशन ऑफ लिटिल ओवर 1 करोड़. और यहाँ देखने को मिलता है कि जनसंख्या, आबादी, जो रहने वाले लोग हैं वो भी बहुत कम हैं, जो कि लगभग माना जाता है कि हरियाणा की हाफ पॉपुलेशन है. द कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स. लेकिन इस छोटे से देश के अंदर जो पॉपुलेशन रहती है उसका कंपोजिशन जो है वो हमें समझना पड़ेगा कि बहुत ही जटिल है. इन जटिल परिस्थितियों में भी किस तरह से लोग यहाँ पे 1 करोड़ लोग जो यहाँ रहते हैं वो कितनी कितनी परसेंट आबादी है और कौन कौन कहाँ रहता है, किस एरिया में रहता है, इस छोटे से देश के एग्जाम्पल से हम समझेंगे और पावर शेयरिंग को अंडरस्टैंड करने की, उसके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन, जिसमें से इन विच 59% लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक डच लैंग्वेज. 59% लोग जो हैं वो फ्लेमिश क्षेत्र में रहते हैं और डच भाषा बोलते हैं. अनदर 40% पीपल लिव इन वैलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच. और दूसरे जो 40% लोग हैं वो वैलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच भाषा बोलते हैं. रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियन स्पीक जर्मन. बाकी जो 1% लोग हैं वो जर्मन भाषा बोलते हैं. तो अपने यहाँ समझेंगे कि कंट्री के टोटल पॉपुलेशन 1 करोड़ है. ये कंट्री, बेल्जियम कंट्री जो है वो बहुत ही छोटा सा देश है, यूरोप का एक पार्ट है, और जो अपनी बॉर्डर शेयर करता है हमारे हरियाणा राज्य से भी. इसकी पॉपुलेशन जो है वो हाफ देखने को मिलती है. इतनी हाफ पॉपुलेशन में भी हमें बहुत सारे वेरिएशन देखने को मिलते हैं, एथनिक कॉम्पोजिशन देखने को मिलता है. और इसमें 59% लोग जो हैं वो डच बोलते हैं और 40% लोग जो हैं वो फ्रेंच बोलते हैं, बाकी जर्मन भाषा बोलते हैं. तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि 3 भाषाएं जो है वो मुख्य तौर पर यहाँ बोली जाती है, डच, फ्रेंच और जर्मन. इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स, जो इसकी कैपिटल सिटी है ब्रुसेल्स, उसके अंदर लगभग जो टोटल कैपिटल सिटी के अंदर लोग रहते हैं उसमें से 80% लोग तो फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं. तो यहाँ भी एथनिक कॉम्पोजिशन, एथनिक वेरिएशन देखने को मिलता है. द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल. दिस वॉज resented by the Dutch speaking community who got the benefit of economic development and education much later. This led to tension between the Dutch speaking and French speaking communities during the 1950s and 1960s. The tension between the two communities was more acute in Brussels. Brussels presented a special problem. The Dutch speaking people constitute a majority in the country but a minority in the capital. माइनॉरिटी का मतलब होता है कम संख्या में जो लोग यहाँ पे रहते हैं, उसमें फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी जो है, यानी जो 1% लोग हैं यहाँ पे रहने वाले लोग, या हम कह सकते हैं कि बहुत कम लोग जो हैं वो यहाँ रहते हैं और माइनॉरिटी कम्युनिटी के रूप में रहते हैं, वो बहुत ही रिच हैं और पावरफुल है. यानी उनकी आबादी, फ्रेंच लोगों की आबादी, फ्रेंच बोलने वाले लोगों की आबादी जो है उनके पास पैसा ज़्यादा है, उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा है. इससे डच स्पीकिंग कम्युनिटी जो है वो क्या करते हैं, रिसेंटेड हो जाते हैं, उनसे नाराज़ होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि उनसे गुस्से होते हैं, क्योंकि उनको जो बेनिफिट है, या हम कह सकते हैं कि एजुकेशनल उनका डेवलपमेंट है डच से फ्रेंच का ज़्यादा है और वो इसका ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं. इससे दोनों के बीच में, फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ के बीच में टेंशन्स पैदा हो जाती है, दोनों के बीच में तनाव पैदा हो जाता है, और यही तनाव जो है वो एक कन्फ्लिक्ट के रूप में पैदा होता है. और एथनिक वेरिएशन या कॉम्पोजिशन के अंदर हमें देखने को मिलता है कि उनके बीच में किस तरह से संघर्ष और लड़ाई झगड़ा, या हम कह सकते हैं कि कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन जो है वो पैदा हो जाती है. 1950 और 1960 के आसपास की ये बातें हैं, जिसमें
टेंशन पैदा हो जाती है दो कम्युनिटीज़ के बीच में, ब्रुसेल्स के अंदर भी। ब्रुसेल्स में एक बड़ी स्पेशल प्रॉब्लम है ये, एक सामान्य तौर पर हम कह सकते हैं कि बहुत ही विशेष समस्या है। डच स्पीकिंग पीपल जो है वो यहाँ पे मेजोरिटी है कंट्री में, बट कैपिटल सिटी में माइनॉरिटी है, लेकिन फिर भी उनको उनके राइट्स जो है वो सही तरीके से नहीं मिल रहे हैं और उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो पूरा देखने को नहीं मिल रहा है। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उनका सही नहीं है। लेट्स कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन अदर कंट्री, श्रीलंका इन आइलैंड नेशन। अब हम दूसरा एक और एग्जाम्पल देखते हैं जो कि हम श्रीलंका का देखते हैं, जो कि एक द्वीपीय देश है, या हम कह सकते हैं कि टापू समूह वाला देश है। श्रीलंकन इज एन आइलैंड नेशन जस्ट फ्यू किलोमीटर ऑफ साउदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, जो कि हमारे भारत के जो दक्षिणतम तट है, और वहाँ हमारा जो राज्य है दक्षिणतम तट पे अंतिम छोर अंतिम बिंदु पे हमारा जो राज्य तमिलनाडु है उससे कुछ ही दूरी पे है। इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पीपल, और यहाँ पे लगभग माना जाता है कि 2 करोड़ लोग जो हैं वो रहते हैं, जो कि हमारे राज्य यानी भारत देश के राज्य हरियाणा के लगभग बराबर है। लाइक अदर नेशन इन साउथ ईस्ट एशिया रीजन, श्रीलंका हैज़ ए डाइवर्स पॉपुलेशन। जैसा कि हम साउथ एशिया रीजन में देखते हैं, दूसरे देशों को देखते हैं, उसी तरीके से हम यहाँ देखते हैं कि श्रीलंका भी डाइवर्स पॉपुलेशन के अंदर है। डाइवर्स पॉपुलेशन का मतलब होता है यहाँ पे अलग अलग या विभिन्न संप्रदायों या धर्मों के लोग जो हैं वो रहते हैं। द मेजर सोशल ग्रुप आर द सिंहल स्पीकर। यहाँ सबसे ज़्यादा जो बड़ा ग्रुप है यानी मेजोरिटी जिसकी देखने को मिलती है वो है सिंहल स्पीकर। सिंहल बोलने वाले लोग यहाँ ज़्यादा रहते हैं, जो कि 74% माने जाते हैं। एंड द तमिल स्पीकर 18%, और तमिल भाषा बोलने वाले लोग जो हैं वो 18% है। अमंग तमिल देर आर 2 सब ग्रुप, और तमिल में भी हमें 2 ग्रुप देखने को मिलते हैं। तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री आर कोल्ड श्रीलंकन तमिल्स। जो श्रीलंका के रहने वाले लोग हैं और वो तमिल भाषा बोलते हैं, वो तो यहाँ के नेटिव हैं यानी यहीं के रहने वाले लोग हैं। दूसरे द रेस्ट हुज फोर फादर्स केम फ्रॉम इंडिया एज प्लांटेशन, वो लोग या हम कह सकते हैं कि उनके पूर्वज जो है वो यहाँ काम करने के लिए प्लांटेशन वर्कर के रूप में कॉलोनियल पीरियड में आए थे। इनको इंडियन तमिल्स बोला जाता है क्योंकि इनका डायरेक्टली लिंक जो है वो इंडिया से देखने को मिलता है, या फिर ये माइग्रेटेड पीपल है जो कि यहाँ प्लांटेशन वर्कर करने के लिए प्लांटेशन वर्कर के रूप में काम करने के लिए कॉलोनियल टाइम में, या फिर हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड था उस पीरियड में ये यहाँ पे माइग्रेट हुए थे। एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप, जैसा कि आप मैप में देखते हैं, श्रीलंकन तमिल आर कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ। श्रीलंकन तमिल जो है आपको श्रीलंका के मैप में देखने से पता चलेगा कि वो नॉर्थ में रहते हैं, एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री, और ईस्टर्न पार्ट में देश के यानी श्रीलंका देश के ईस्टर्न पार्ट में रहते हैं। मोस्ट ऑफ द सिंहल स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट। अब यहाँ पे दूसरा वेरिएशन क्या है कि ज़्यादातर जो सिंहल स्पीकर है वो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, यानी बौद्ध धर्म यहाँ पे मुख्य रूप से माना जाता है, या बौद्ध धर्म के अनुयायी यहाँ पे ज़्यादा हैं, या बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग जो हैं वो सिंहल स्पीकर हैं। वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल, ज़्यादातर तमिल जो हैं वो हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, और या फिर रेस्ट जो तमिल हैं वो मुस्लिम धर्म के लोग हैं, मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं। देर आर अबाउट 7% क्रिश्चियन, और यहाँ देखने को मिलता है कि 7% के आसपास क्रिश्चियन भी रहते हैं। हु आर बोथ तमिल एंड सिंहल, जो कि दोनों कम्युनिटीज़ के हैं, तमिल भी हैं और सिंहल भी है। जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस। आप जो है वो देखेंगे कि किस तरह की सिचुएशन यहाँ देखने को मिलती है, किस तरह की सिचुएशन जो है वो यहाँ पे हमें कुछ घटनाएं, या हम कह सकते हैं कि किस तरह की घटना को ये अंजाम देते हैं, किस तरह की घटना यहाँ पे देखने को मिलती है। इन बेल्जियम द डच कम्युनिटीज could take advantage of its numeric majority and force it will on the French and German speaking population। किसी भी एरिया क्षेत्र के अंदर रहने वाले लोग जो हैं अगर मेजोरिटी कम्युनिटी के रूप में हैं तो वो हमेशा ये ट्राई करते हैं कि वो डोमिनेटेड सोसाइटीज़ के रूप में वर्क करेंगे, फंक्शन करेंगे, या फिर वो डोमिनेटेड है दूसरी सोसाइटीज़ के ऊपर। यही सब एग्जांपल हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो मेजोरिटी कम्युनिटी जो है या डच कम्युनिटी जो है वो अपनी न्यूमेरिक का मतलब होता है संख्या बल ज़्यादा होने से वो अपनी फ़ायदा उठाते हैं, अपनी कम्युनिटी का एडवांटेज लेते हैं। एंड फोर्स इट विल ऑन द फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन, और वो अपना दबाव जो है वो किस पे बनाते हैं, या तो फ्रेंच स्पीकर पे बनाते हैं या फिर जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन पे। दिस वुड पुश द कन्फ्लिक्ट अमंग कम्युनिटीज़ फर्दर। इससे क्या होगा, एक कन्फ्लिक्ट पैदा होगा जो कि दूसरी कम्युनिटीज़ के ऊपर उसका प्रभाव डालता है। दिस कुड लीड टू अ वेरी मेसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री, और इससे क्या होगा, कंट्री के अंदर
एक बहुत बड़े लेवल पे जो मास है, मास मतलब पॉपुलेशन, वो आपस में डिवाइड हो जाती है, पार्टीशन हो जाती है, और देश के अंदर हमें सिचुएशन जो है वो पार्टीशन वाली लगती है। बोथ द साइड वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रुसल्स, दोनों साइड जो हैं वो चाहते हैं कि ब्रुसल्स सिटीज़ पे कंट्रोल किया जाए, यानी ब्रुसल्स का पार्ट जो है वो अपने कंट्रोल में रखा जाए। इन श्रीलंका द सिंहल कम्युनिटी एंजॉयड एन इवन बिगर मेजोरिटी एंड कुड इम्पोज इट्स विल ऑन द एंटायर कंट्री। नाउ लेट्स लुक एट व्हाट हैपेंड इन बोथ दीज कंट्रीज। श्रीलंका में सिंहल कम्युनिटी जो है वो अपने राइट्स को या अपनी मेजोरिटी को एंजॉय करती है, क्योंकि वो दूसरी कम्युनिटी जो है वो न्यूमेरिक वैल्यू के अंदर देखा जाए तो बहुत कम देखने को मिलती है। इसके कारण वहाँ श्रीलंकन एरिया के अंदर या श्रीलंकन आइलैंड नेशन के अंदर, कंट्री के अंदर जो पॉपुलेशन है, सिंहल कम्युनिटी जो है वो अपनी संख्या बल ज़्यादा होने के कारण, अपनी न्यूमेरिक वैल्यू ज़्यादा होने के कारण, मेजोरिटी ज़्यादा होने के कारण अपने आप को एक पावरफुल, एक रिच कम्युनिटीज़ के रूप में देखती है, और इसका प्रभाव जो है वो दूसरे लोगों पर पड़ता है, दूसरे लोगों पे पड़ता है। इट मीन्स जो है वो क्या होगा कि तमिल लोग, तमिल में भी दो कैटेगरी हैं, इंडियन तमिल और श्रीलंकन तमिल, उनके ऊपर प्रभाव देखने को पड़ता है। अब हम देखते हैं कि इन दोनों कंट्रीज़ के अंदर किस तरह से पावर शेयरिंग का आगे मोड जो है वो चेंज होता है और किस तरह से पावर जो है वो शेयर की जाती है। मेजोरिटनिज्म इन श्रीलंका, श्रीलंका के अंदर बहुसंख्यावाद जो है वो हमें देखने को मिलता है। श्रीलंका एमर्ज्ड एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948, श्रीलंका जो है वो आज़ाद हुआ 1948 में, यानी भारत के एक साल बाद। लीडर ऑफ द सिंहल कम्युनिटी सोट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजोरिटी, सिंहल कम्युनिटी के लीडर्स जो हैं वो अपनी संख्या बल ज़्यादा होने के कारण अपनी सरकार के अंदर वर्चस्व रखना चाहते हैं, यानी सरकार के अंदर अपने संख्या बल ज़्यादा होने के कारण वो सिंहल कम्युनिटी की सरकार बनाना चाहते हैं और सरकार बनाते हैं, और वो दूसरी कम्युनिटीज़ के ऊपर अपना डोमिनेंस रखते हैं। डोमिनेंस का मतलब अपना संपूर्ण प्रभाव उनके ऊपर डाले रखते हैं कि हमारी कम्युनिटी या हम लोग संख्या में ज़्यादा है, इसलिए सब कुछ प्रभाव जो है वो हमारा रहेगा, या हम कह सकते हैं कि हम रूल करेंगे। As a result, the democratically elected government adopted a series of majoritarian measures to establish सिंहल supremacy। और इसके परिणाम के रूप में हमें क्या देखने को मिलता है कि लोकतांत्रिक रूप से जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो सिंहल कम्युनिटी ही डोमिनेंट वहाँ पे ग्रुप के रूप में काम करती है, एक डोमिनेंट मेजोरिटी के रूप में, सुप्रमेसी के रूप में हम कह सकते हैं कि सर्वशक्तिशाली कम्युनिटी के रूप में काम करती है। इन 1956 1956 के अंदर श्रीलंका में एन एक्ट वॉज पास्ड टू रिकॉग्नाइज सिंहल एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, दस डिसरिगार्डिंग तमिल। 1956 में गवर्नमेंट द्वारा वहाँ पे एक एक्ट पास किया गया, और उस एक्ट का प्रोविज़न था कि हमें सिंहल कम्युनिटी की बात को मानते हुए सिंहल कम्युनिटी क्या करती है, अपनी सिंहल भाषा को वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में उसको मान्यता दे देती है, और इसमें हम कह सकते हैं कि तमिल को इससे बाहर रखा गया है, तमिल का उसमें रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल भी नहीं था। द गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसी दैट फेवर्ड सिंहल एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स। गवर्नमेंट का डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो सिंहल कम्युनिटी को, क्योंकि वो सिंहल कम्युनिटी की गवर्नमेंट है, इसलिए वो ये देखती है कि जितनी भी प्रकार की जो सुख सुविधाएं हैं, या हम कह सकते हैं कि उनका जो प्रेफरेंस है वो सिंहल कम्युनिटी को मिलना चाहिए। तो यूनिवर्सिटी जॉब्स या गवर्नमेंट जॉब्स या कोई भी किसी भी तरह का जॉब का इशू है तो उसमें सबसे बड़ा प्रेफरेंस जो है वो सिंहल कम्युनिटी का रखा जाता है। इससे क्या होता है कि दूसरी कम्युनिटी जो है उनके राइट्स ख़त्म हो जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिंहल कम्युनिटी के फेवर में काम करती है। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म। नया कॉन्स्टिट्यूशन, उनका नया संविधान जो है वो सिंहल कम्युनिटी के राइट्स को ज़्यादा देता है, या हम कह सकते हैं कि सिंहल कम्युनिटी के राइट्स को बढ़ा दिया जाता है और वहाँ पे बुद्धिज़्म को बढ़ावा दिया जाता है। इससे क्या होगा, रिलीजियस माइनॉरिटी या रिलीजियस मेजोरिटी के बीच में टेंशन और कन्फ्लिक्ट भी पैदा हो जाएंगे, और एथनिक वेरिएशन और कॉम्पोजिशन के अंदर भी कन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। ऑल दीज गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग वन आफ्टर द अदर, और इसी प्रकार के गवर्नमेंट मेजर्स जो हैं वो एक के बाद एक लागू होते रहते हैं। ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल, और धीरे धीरे सामान्य तौर पर वहाँ क्या देखने को मिलता है कि श्रीलंकन तमिल जो है वो अपने आप को
इसमें हर तरह के अधिकार से वंचित पाते हैं, यानी उनको लगता है कि हमें जो है वो किसी तरह का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ना तो हमारा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर है, ना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, ना हमें राइट दिए जा रहे हैं, ना हमें जॉब्स दिया जा रहा है, ना हमें गवर्नमेंट जॉब्स दिया जा रहा है। इस प्रकार से हम तो एक वंचित वर्ग के रूप में या वंचित ग्रुप के रूप में काम कर रहे हैं। They felt that none of the major political party led by Buddhist Sian leader was sensitive to their language and culture। और उनको ये लगता है, वो महसूस करते हैं कि हमारा रिप्रेजेंटेशन जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ना हमारे धर्म के संबंधित यहाँ कोई प्रोविज़न है और ना ही हमारी लैंग्वेज से संबंधित या लैंग्वेज को फोस्टर करने के लिए, लैंग्वेज और कल्चर को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए कोई गवर्नमेंट द्वारा प्रोविज़न किया गया है। इससे हम एलिनेटेड फील करते हैं और हमारा एक तरह से यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन जो है वो देखने को मिलता है। इससे उनके बीच में रिसेंटमेंट पैदा होता है, एक नाराज़गी पैदा होती है और यही नाराज़गी जो है वो सोशली कन्फ्लिक्ट का कारण बनती है और सामाजिक, या हम कह सकते हैं कि सोशल डिवीज़न यहाँ पे देखने को मिलता है। दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज denied them equal political right, discriminated against them in getting jobs and other opportunities and ignored their interest। वो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट उनकी बात या संविधान जो है उनकी बात को नहीं मानता, या संविधान जो है वो उनको गारंटी नहीं देता कि उनको लोकतांत्रिक अधिकार मिलेंगे, उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, और वो ये भी फील कर रहे हैं कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है और ना ही उनको जॉब वगैरह मिलती है, ना ही कोई उनको आगे बढ़ने के अवसर मिलते हैं, ना ही कोई उनका एजुकेशनल डेवलपमेंट या कल्चरल डेवलपमेंट जो है वो करने के लिए गवर्नमेंट कोई प्रोविज़न कर रही है। एज ए रिजल्ट, एक परिणाम के रूप में यहाँ पे क्या होता है, बिटवीन द सियल एंड तमिल कम्युनिटीज स्ट्रेंड ओवर टाइम, धीरे धीरे इनके बीच में तनातनी बढ़ जाती है। किन किन के बीच में, सियल कम्युनिटी और तमिल कम्युनिटीज़ के बीच में, जो कि एक बहुत बड़ा सोशल इशू बन जाता है और कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। द श्रीलंकन तमिल लॉन्च पार्टीज, श्रीलंकन तमिल अपनी पार्टी लॉन्च कर देते हैं और स्ट्रगल करना शुरू कर देते हैं फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, ताकि उनकी भाषा जो है, तमिल भाषा जो है, उसको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल सके और वो ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में उसको मान्यता दिला सके। फॉर रीजनल ऑटोनॉमी, वो चाहते हैं कि क्षेत्रीय उनका स्वशासन होना चाहिए, उनको पावर में आना चाहिए, सत्ता में आना चाहिए, और उसके लिए उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन जो है वो सिक्योर रहना चाहिए। एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, हमें हर अवसर में समानता का अधिकार मिलना चाहिए या समानता मिलनी चाहिए इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब, शिक्षा में भी और नौकरी में भी, यानी समान अवसर हमें प्रदान किए जाएं। जिस प्रकार के राइट जो है वो सीएल कम्युनिटी को मिले हैं, उसी प्रकार के राइट और उसी तरह के राइट जो है वो हमें, यानी तमिल कम्युनिटी को भी मिलने चाहिए। बट देयर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंस पॉपुलेटेड बाय द तमिल वॉज रिपीटली डिनाइड, लेकिन बार बार इनकी डिमांड को जो है वो खारिज कर दिया जाता है। बाय 1980s several political organizations were formed demanding an independent Tamil Elam state in northern and eastern part of श्रीलंका। जैसा कि हमने पहले देखा था कि नॉर्दर्न पार्ट में श्रीलंकन तमिल जो है या तमिल कम्युनिटी जो है वो ज़्यादा है, दूसरा ईस्टर्न पार्ट में ज़्यादा है। तो बाद में क्या करते हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड हो जाते हैं श्रीलंका के अंदर और वो अपने अलग राज्य की, अलग स्टेट की मांग करने लगते हैं, जो कि वो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न्ड इनटू वाइड स्प्रेड कन्फ्लिक्ट, और इस तरह से दोनों के बीच में एक जो अपने कह सकते हैं कि स्ट्रेंड है, कन्फ्लिक्ट जो है, सोशल डिवीजन जो है, वो एक बड़ा मुद्दा बनता है और दोनों के बीच में अविश्वास पैदा हो जाता है। और इससे क्या होता है, इट सून टर्न्ड इनटू सिविल वॉर, वहाँ पे सिविल वॉर जो शुरू हो जाता है। सिविल वॉर क्या होता है, जब किसी देश के अंदर उसके नागरिकों के बीच में किसी अधिकार या किसी बात या फिर किसी मुद्दे को लेकर आपस में लड़ाई झगड़ा या संघर्ष हो, उसे हम सिविल वॉर बोलते हैं। एज ए रिजल्ट थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज हैव बीन किल्ड, और इस तरह के डिस्ट्रस्ट या हम कह सकते हैं कि स्ट्रेंड ओवर टाइम में, यानी जैसे जैसे टाइम बीतता गया इनके बीच में दूरियां बढ़ती गई और डिस्ट्रस्ट पैदा होता गया, और इनके इस वॉर के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो दोनों कम्युनिटीज़ के मारे जाते हैं। मैनी फैमिलीज वर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री, यानी बहुत सारे परिवारों को वहाँ से मजबूर किया जाता है कि आप देश छोड़ के चले जाइए। एज रिफ्यूजीज एंड मैनी मोर लॉस्ट देयर लाइवलीहुड्स, बहुत सारे अपनी आजीविका यानी काम धंधे, उनके जॉब, एजुकेशन, पॉलिटिकल राइट सब ख़त्म हो जाता है, और बहुत सारे लोग जो हैं वो अपना घर छोड़ के रिफ्यूजी कैंपों में रहने लगते हैं। रिफ्यूजी कैंप्स क्या होते हैं, किसी भी कम्युनिटी या सोसाइटी या समाज के लिए एक टेम्परेरी तौर पर
उनके रहने की व्यवस्था, जिनको हम कह सकते हैं कि टेंट या मान लो तंबू के अंदर। यू हैव रीड चैप्टर 1 ऑफ इकोनॉमिक टेक्स्ट बुक क्लास 10 अबाउट श्रीलंकाज एक्सीलेंट रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसा कि हमने इकोनॉमी के अंदर डेवलपमेंट पे पढ़ा था कि श्रीलंका का रिकॉर्ड जो है वो बहुत अच्छा है, कि वहाँ पे आर्थिक विकास बहुत ही बढ़िया हुआ है और उसके अंदर उसके रैंक जो है वो बहुत बढ़िया है, एजुकेशन में, हेल्थ में। बट सिविल वॉर हैज़ कोज्ड टेरिबल सेटबैक टू द सोशल कल्चर एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। इट एंडेड इन 2009। लेकिन सिविल वॉर के आने के बाद में एक बहुत ही भयानक सेटबैक श्रीलंका में देखने को मिलता है, जिससे वहाँ पे सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन जो है उनका खतरे में पड़ जाता है और पूरा का पूरा देश जो है वो बहुत पीछे चला जाता है। पीछे जाने की कहानी के अंदर सबसे बड़े अपने रूप में क्या देखेंगे कि वहाँ का आर्थिक विकास रुक जाता है और ये लगभग 2009 तक आते आते धीरे धीरे